अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे बायोएथिक्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, या आप कह सकते हैं एक्सप्लोरिंग द एथिकल डायमेंशन एंड हिस्टोरिकल कंटेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली एक रूटीन प्रैक्टिस है, मगर इसके ऊपर भी कुछ एथिकल इश्यूज हैं और कुछ इसकी एथिकल गाइडलाइंस हैं जिनको मस्ट फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है क्या? An organ transplantation is a surgical operation where a failing or damaged organ in the human body is removed and replaced with a new one। मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो डैमेज हो रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक न्यू ऑर्गन से। इंट्रोडक्शन: ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हैज ए रिच हिस्ट्री विच with significant advancement over the decades। ये बहुत पुरानी टेक्निक है और जिसमें पिछले 20 दहाइयों में या 3 दहाइयों में इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। करंटली बहुत से लोग दुनिया के अंदर वेटिंग लिस्ट में हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, एक्सेट्रा। अगर आप स्टैट की बात करें, सिर्फ अमेरिका के अंदर 83,000 ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं, उसमें हार्ट और किडनी मेजर है। अब इस प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एथिकल डायमेंशन देखनी है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, हिस्टोरिकल माइलस्टोन क्या हुए हैं और इसकी कुछ केस स्टडी देखेंगे, प्लस हम देखेंगे करंटली ऑन गोइंग इसके ऊपर चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस को हम एड्रेस करेंगे। अगर आप बात करें हिस्टोरिकल इवेंट्स की, तो सबसे पहला जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इवेंट है वो 1954 में हुआ था। एक डॉक्टर था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उसने 2 आइडेंटिकल ट्विंस थे, रोनाल्ड हेरिक एंड रिचर्ड हेरिक, इनकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी। दैट वाज द वेरी फर्स्ट इवेंट। इन 50s के अंदर ये होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब ये चीज़ हुई तो बहुत से एथिकल क्वेश्चन उस टाइम पे रेज होना शुरू हो गए, क्या जो उसने किया है काम वो ठीक है कि नहीं है, और बहुत सी न्यू एडवांसमेंट के लिए भी उसने रास्ता खोल दिया। देन नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट पास किया अमेरिका ने 1984 के अंदर। इसके अंदर क्रिटिकल एथिकल इश्यूज जो थे उनको एड्रेस किया गया, और प्लस ये कहा गया कि जब आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन की प्रोक्रूटमेंट का ये मतलब होता है कि आपने ऑर्गन को आपने डिवाइसेस लेनी है ऐसी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हेल्प करें। तो इस एक्ट के अंदर ये बात वादे कर दी गई कि अगर किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। देन 1984 के अंदर हमें एक केस स्टडी मिलती है बेबी फी की। बेबी फी एक केस है जो एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम स्टेफनी फी रखा गया। वो 12 ईयर ओल्ड थी और उसका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, या आप कह लें कि हार्ट फेल था उसको फ़ौरन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत थी, मगर उसको कहीं से भी हार्ट नहीं मिल रहा था। तब उसका डॉक्टर थे, डॉक्टर लिनोर्ड बैली आई थिंक। उन्होंने एक डिसीजन लिया और एक बैबून मंकी की एक किस्म है, उसका हार्ट निकाल के उसने स्टेफनी के अंदर, बेबी फी के अंदर उसने ट्रांसप्लांट किया। ये वो पहली रिपोर्ट है जीनो ट्रांसप्लांटेशन की। हम जानते हैं कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि जब किसी एक स्पीशी का ऑर्गन किसी दूसरी स्पीशी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। अब बज़ाहिर तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रही उस टाइम, मगर 21 दिन के बाद उस बेबी की डेथ हो गई। मगर इसकी वजह से बहुत से एथिकल इशू रेज होना शुरू हो गए कि एक ह्यूमन के अंदर एक मंकी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गन क्या है? 2 मेजर सोर्स हैं हमारे पास ऑर्गन के। पहला सोर्स है कि आप किसी डेड पेशेंट से डेड पर्सन से ऑर्गन निकाल दें, इसको हम कहते हैं कैडिवर ऑर्गन। कैडिवर ऑर्गन का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन डाई हो जाता है बट उसने अपनी विल में लिखा होता है कि भी मरने के बाद मेरे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए, तो ये फर्स्ट सोर्स है। सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स है कि कोई अपनी मर्जी से अपने ऑर्गन डोनेट कर।
अब ये सेकंड सोर्स है कि अपनी मर्जी से वो डोनेट करे लिविंग पर्सन। मोस्ट केसेस में जो ऐसा केस होता है जो ऑर्गन डोनेट करता है वो आपका कोई करीबी रेलिवेंट होता है, सॉरी आपकी कोई फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नॉर्मली आपके क्लोज फैमिली में से होते हैं, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर स्पाउसेज या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से किसी स्ट्रेंजर को अपने ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ऐसे डोनर की एक लिस्ट तैयार रखती है जो अपनी मर्जी से अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, जिनमें एग्जांपल है नेशनल मैरो डोनर प्रोग्राम। अमेरिका के अंदर ये उन लोगों की लिस्ट मेंटेन करती है जो अपनी खुशी से अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहते हैं, और उनकी लिस्ट एक बनाई जाती है। और फिर ये होता ये है कि इसका लिस्ट का क्या मतलब है, लिस्ट का मतलब है कि भी 10 लोग हैं जो बोन मैरो डोनेट करना चाहते हैं, आपके पास 20 पेशेंट हैं, तो जो केस आपके पास पहले आता है या जो केस आपकी सीवियरिटी के ऊपर होता है तो वो उसकी लिस्ट बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग उनको बोन मैरो डोनेट किया जाता है। तो इनका मकसद ये होता है कि एक लिस्ट जनरेट करनी। ऑर्गन डोनेशन के अंदर जो हमारे पास लीगल एंड सोशल इश्यूज हैं उनमें सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन लॉ है, कुछ स्टेट के अंदर और फेडरल लेवल पे ये एक्सेस करता है। द फर्स्ट पर्पज ऑफ ऑर्गन डोनेशन लॉ इज टू हेल्प इंश्योर अ सेफ एंड फेयर ऑर्गन डोनेशन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। इस लॉ का मकसद ये है कि भी आपने जिसका राइट बनता है, जो लिस्ट में पहले आ रहा है, उसी को ऑर्गन मिलना चाहिए। ये नहीं है अगर आपकी जान पहचान का कोई बंदा आ गया तो आप पहले उसको ऑर्गन दे दें और बाकी बेशक मरता है तो मर जाए। And the second type of organ donation laws have been enacted to widen the pool of potential donors in effort to increase the number of organ available for transplant. अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि आप उन लोगों को ढूंढें और उन लोगों को कन्विंस करें जो ऑर्गन देना चाहते हैं या ऑर्गन दे सकते हैं या बोन मैरो दे सकते हैं। जैसे हमारा ब्लड बैंक है, हमारी सोसाइटीज़ काम करती हैं कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो डिफरेंट लोगों को ढूंढ के ब्लड डोनेट किया जाता। इसी तरह ऑर्गन डोनेशन के लिए भी ये काम किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास कंसोलिडेटेड ओमनिबस रिकॉन्साइलेशन एक्ट ऑफ 1986। इसके अंदर यूनिफॉर्म एनाटॉमिकल गिफ्ट एक्ट है। ये अमेरिका का एक्ट है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं आपके, वो एज ए गिफ्ट के तौर पे जो लोग देना चाहते हैं, आइदर अपनी खुशी से अपनी लाइफ के अंदर या आइदर अपनी विल लिख देते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे किडनीज को डोनेट कर दिया जाए। दूसरा एक्ट है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट ऑफ 1994, जिसके बारे में हमने पीछे भी जिक्र किया। उसके अंदर वही बात है कि आपने ये बताना है कि आपका ऑर्गन किसी मुस्तहिक को ही मिले, जिसकी नीड है उसको मिले, इसका मिसयूज़ ना किया जाए, वगैरह वगैरह। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस तरह का कोई मीन आप कह लें कि भी कौन से लेजिस्लेटेड आपके पास एक्ट नहीं है, मगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्डिनेंस, जिसको TO 2007 के अंदर अप्रूव किया गया। ये है। इसके अलावा प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जैसे सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, KPK गवर्नमेंट के अपने एक्ट हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी PHOTA जिसको कहते हैं, ये एक्ट 2012 में पास हुआ और मेरा ख्याल है कि भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिंध गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर ये एक्ट पास किया। तो विच मीन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे एक्ट, कुछ लॉज मौजूद हैं जो कि ऑर्गन डोनेशन को सपोर्ट करते हैं। अब ऑर्गन डोनेशन के हवाले से कुछ हॉस्पिटल की गाइडलाइंस हैं, हम इनको देख लेते हैं। अब मेडिकेयर मीन के बहुत बड़ी चेन है USA के अंदर, जिन्होंने एक गाइडलाइन बनाई है 1998 के अंदर, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जो कि ऑर्गन प्रोक्रूटमेंट और उसकी प्रैक्टिसिंग के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं द हॉस्पिटल मस्ट नोटिफाई द ऑर्गन
procurement agency for every death occurring in their facility, कि हर मरने वाले इंसान से पूछा जाता है, उसकी विल पूछी जाती है क्या वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो जिन लोगों की डेथ होनी चाहती है, जो टर्मिनली इल हैं वगैरह वगैरह. All hospital personnel providing the option of donation to families will be trained by the organ procurement agency. अगर वो खुद नहीं आपको दे सका या उसको मौका नहीं मिला, कंसेंट देने से पहले उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली से पूछा जाता है कि क्या वो उसके ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. ये जस्ट उनसे पूछा जाता है, ये उनका रूल है कि आपने पूछना लाजमी है. हो सकता है कोई दे दे मगर उनको फोर्स नहीं किया जाता. देन द हॉस्पिटल विल हैव रिटन एग्रीमेंट टू वर्क विद द ऑर्गन टिश्यूज एंड आई बैंक, कि फिर वो रिटर्न एग्रीमेंट करेगी ऑर्गन टिश्यू या आई बैंक के साथ कि आपने आंखें डोनेट करनी है, आपने ऑर्गन डोनेट करना है या आपने टिश्यू डोनेट करने हैं, तो उनके साथ एग्रीमेंट करेगी कि अभी आपने इनको कहाँ यूज़ करना है. द हॉस्पिटल विल एक्नॉलेज that screening for potential donor will be conducted by the appropriate recovery agency. हॉस्पिटल फिर उसको एक्नॉलेज करेगी और उसकी स्क्रीनिंग करेगी कि वो डिजीज़ फ्री है और उस ऑर्गन को उस पर्सन की बॉडी से निकाल लिया जाएगा. Then the hospital will work in conjunction with the recovery agency to conduct record reviews to determine the donation potential of individual facilities. और फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और जिस बंदे तक उसको पहचाना है उस बंदे तक पहुंचाएगी. ये जो हम बातें कर रहे हैं ये वो उस मेडिकेयर हॉस्पिटल की बनाई हुई गाइडलाइंस है कि आपने बंदों से पूछना है, फिर एग्रीमेंट साइन करना है और ऑर्गन की रिकवरी करनी है, और रिकवरी करने के बाद आपने उस बंदे तक उसको पहुंचाना है जहां उसकी ज़रूरत है. अब WHO की कुछ गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू द आप कहें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसका प्रिंसिपल नंबर 1 है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी. व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी इज द राइट टू मेक डिसीजन फॉर ओन सेल्फ एंड टू प्रैक्टिस सेल्फ डिटरमाइंड सेल्फ गवर्नेंस. ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि भी मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ अपने लिए, मैं समझदार हूँ, मुझे पूरा हक है, मैं अडल्ट हूँ, मैं मुझे पूरा हक है अपने फैसले लेने का. तो यही एक्ट वो कहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन में भी आता है कि जिसके ऑर्गन है वो अपने पूरे फैसले ले सकता है कि वो अपने ऑर्गन डोनेट करे या ना करे. सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन में बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डिसीज पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इफ आप उनमें से रिमूव करेंगे अगर एनी कंसेंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ इज ऑब्टेन्ड, देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट द डिजीज पर्सन ऑब्जेक्टेड टू सच रिमूवल. वो कहता है अगर आपने एक एथिकल बॉडी है आपकी या जो कोई कमेटी है या आपका एक्ट है उससे अगर आपने अप्रूवल ले ली है और जो पर्सन जो मरने वाला पर्सन है उसको इस पर कोई एतराज़ नहीं है तो आप उसके ऑर्गन निकाल सकते हैं और किसी और को दे सकते हैं. प्रिंसिपल नंबर 2 बेनिफिशरीज या बेनांस. Physician determine that a potential donor has died should not be directly involved in cell, tissue or organ removal from the donor or subsequent transplantation procedure. वो कहता है फिजिशियन ये डिसाइड करेगा कि ये बंदा अगर इसकी डेथ हो गई है इसमें से ऑर्गन रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिशियन को पता होगा इसकी बॉडी में अल्लाह ना करे अगर कैंसर है तो कैंसर के पेशेंट से आपने ऑर्गन तो नहीं निकाल सकता, बजाय उसको फ़ायदा होने के उल्टा क्या होगा, उसको नुकसान होगा. नॉर शुड दे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ एनी इंटेंडेड रेसिपिएंट ऑफ सच सेल टिश्यू एंड ऑर्गन. और वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर वो ऐसा किया जाता है. फिजिशियन कह देता है ये जी ऑर्गन नहीं निकालना और आप फिर भी उसको निकाल लेते हैं और किसी के अंदर लगा देते हैं, फिजिशियन इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस जो होंगे वो उनको खुद बियर करने पड़ेंगे. That was principle number 2 according to the WHO guideline. Principle number 3 autonomy, non-maleficent justice. In general living, donors should be genetically legal or emotionally related to their
रेसिपिएंट। वो कहते हैं जो आपका डोनर है, जो ऑर्गन दे रहा है, वो जेनेटिकली लीगल होना चाहिए, मेन जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि आपकी एक स्क्रीनिंग लिस्ट है कि ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, आपके एलील मैच करने चाहिए, अगर वो मैच करते हैं तो आप कर सकते हैं। या फिर ये है कि इमोशनली रिलेटेड टू रेसिपिएंट, कि भी आपका करीबी कोई फैमिली मेम्बर है, भाई है, बहन है, करीबी दोस्त हैं, वो इमोशनली आपसे रिलेटेड होते हैं। प्लस इसके अलावा आपने उसे इन्फॉर्म कंसेंट लिया हो और वो वॉलंटरी दे रहा हो, अपनी मर्जी से दे रहा हो, किसी इमोशन में आकर, किसी दबाव में आकर ना दे रहा हो। प्रोफेशनल फॉलो अप एंड इंश्योर्ड एंड ऑर्गेनाइज, उसका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप हुआ हो और इंश्योर किया हो कि वो फुली तौर पर हेल्दी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका जो है उसको पूरा होना चाहिए। नो करीवेशन बाय फोर्स, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना, इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको जो है ना हम ऑर्गन निकलवा लेते हैं। या फिर ये है कि ऊपर वाले केस में अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि इवन अगर किसी को ब्लड चाहिए होता है, उनको डोनर नहीं मिल रहा होता, ढूंढते ढूंढते अक्सर लोग नशाइयों के पास पहुंच जाते हैं, और नशाइयों का ब्लड आपने दे के उनको पेशेंट का नुकसान ही करना, फ़ायदा तो नहीं करना। और नशाइयों क्या है, 100-200 के पीछे ब्लड दे देते, मगर उसका आपने क्या करना है। तो आपने ये सारी चीज़ें एथिकली रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, नॉन मैलिफिसेंस माइनर एंड लीगली इनकम्पिटेंट पीपल। माइनर मतलब छोटे, जिनकी एज 18 साल से नीचे है, जो अडल्ट नहीं है एज पर लॉ। नो सेल टिश्यू और ऑर्गन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग माइनर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अदर देन नैरो एक्सपेक्शन अलाउड अंडर नेशनल लॉ, कि आप किसी माइनर से कोई ऑर्गन नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ केसेस में आप बोन मैरो निकाल सकते हैं, बट अगर आपका नेशनल लॉ, आपकी कंट्री का लॉ उसको अलाउ करता है। अगर आपका कंट्री का लॉ अलाउ नहीं करता तो आप वो भी नहीं कर सकते। स्पेसिफिक मेजर शुड बी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द माइनर एंड वेयर एवर पॉसिबल द माइनर assent should be obtained before consent should be obtained before donation। आपने माइनर को डील करते हुए एक्स्ट्रा केयर करनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपने उनका प्रॉपर कंसेंट भी लेना है जहाँ पे ज़रूरत पड़े। अगर वो खुद कंसेंट देने के काबिल नहीं है तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो कंसेंट दे सकते हैं। एक केस लेते हैं, लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसकी एज तकरीबन 14-15 साल है, और उसकी सिस्टर है या उसका भाई है या कोई करीबी फैमिली है जिसको बोन मैरो चाहिए। अब किसी और का बोन मैरो नहीं मिल रहा मगर उसका मिल रहा है। अगर उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना किया तो हो सकता है उसके सिस्टर की डेथ हो जाए। अब वो माइनर है, बट अगर वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं इसको दे दूँगा, या फिर वो ये कहते हैं कि उसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि हम कंसर्न देते हैं ये बोन मैरो दे दें, देन नेशनल लॉ देखना होगा। अगर उन कंट्री का नेशनल लॉ अलाउ करता है देन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। प्रिंसिपल नंबर 5, 6 एंड 8। अब 5 के अंदर ये कहते हैं कि सेल टिश्यू एंड ऑर्गन शुड ओनली बी डोनेटेड फ्रीली विदाउट एनी मॉनेटरी पेमेंट और रिवॉर्ड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। मीन सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, आपने पैसों के लिए नहीं देना। अब ये नहीं है कि अक्सर यहाँ पे जैसे होता है कि 1.5-2 लाख की किडनी बेच के लोग पैसे लेके अपनी किडनी बेच देते हैं। नो, वो कहते हैं ऑर्गन डोनेशन होगा तो सोनली फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी होगा, फॉर पेमेंट नहीं होगा। ये WHO की गाइडलाइन कहती है। Prohibition on sale or purchase of cells, organ, tissues does not preclude reimbursing reasonable। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि आप ना ऑर्गन की सेल कर सकते हैं ना परचेज कर सकते हैं। ये एथिकली भी रॉन्ग है और लीगली ये क्राइम है। और आर्टिकल नंबर 8 कहता है एनी
verifiable expenses incurred by the donor, including loss of income or paying the cost of recovering, processing, preserving and supplying human cell and tissue for the transplantation. अब जो डोनर है उसे कोई लॉस नहीं होना चाहिए, उसकी पे का, कॉस्ट का, उसकी हेल्थ का, रिकवरी का। अगर कोई कॉस्ट होगा तो वो जो रेसिपिएंट है वो देगा या उसकी फैमिली देगी, ये लॉ कहता है। WHO गाइडलाइन का जो प्रिंसिपल नंबर 7 है, फिजिशियन एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल शुड नॉट इंगेज इन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस issuers and other payer should not cover such procedure, which mean फिजिशियन है या जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो इस प्रोसेस के अंदर इंगेज नहीं होंगे, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वो कोई ये नहीं है कि आप अपने हार्ट की जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें या आप अपने किडनी की हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, वो कहते हैं इस किस्म का काम नहीं होना। इफ द सेल टिश्यूज और ऑर्गन कंसर्न हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू exploitation or for the payment the donor or the next kin of deceased donor, कि अगर कोई चीज़ आप एक्सप्लॉइट किए जा रही है, आप डोनर की या उसके में रिश्तेदारों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके अंदर कोई भी फिजिशियन या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस इस किस्म की कोई भी मेडिकल टीम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। ये लीगली इलीगल है, क्राइम है। आप कोई भी एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं ले सकते उसमें से। प्रिंसिपल नंबर 9, जस्टिस। द एलोकेशन ऑफ ऑर्गन, सेल्स एंड टिश्यू should be guided by the clinical criteria and ethical norms, not financial or other consideration. अब आपने जो ऑर्गन, सेल या टिश्यू अगर किसी को देना है, आगे जो डोनर लिस्ट है, हमने पहले भी बात की, आपने जो एलोकेशन करनी है इस बेस पे करनी है किसको ज़्यादा नीड है। एक 30 ईयर्स लेट्स सपोज हम कहते हैं एक 30 ईयर लड़का है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मीन अगर उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ एक 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन है बट वो बहुत ज़्यादा रिच है और उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि भी अगर उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं भी मिलेगी तो वो साल आसानी से जिंदा रह सकता है। अब जो दूसरा लड़का है जिसकी उम्र 30 साल है वो गरीब है, और वो जो अमीर पर्सन है उसके पास पैसे हैं, उसको नज़र आ रहा है मुझे किडनी मिल रही है, बजाय इसके साल इस कंडीशन के गुजारने के वो कहता है मैं अभी किडनी रिप्लेस करवा के मैं अभी काम कर लेता हूँ। तो आपने पैसों की बेस पे ये डिसीजन नहीं लेना, इस बेस पे डिसीजन लेना है कि असल राइट किसका है और किसको मिलना चाहिए। एलोकेशन रूल डिफाइंड बाय appropriately constituted committees should be equitable, extremely justified and transparent. मीन्स साफ और शफाफ किस्म के आपने डिसीजन लेने और उस बेस पे ऑर्गन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ की। एथिकल इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो एथिकल डायलामा है, वो हमारे पास है शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन ने, यूएसए ने एक वेबसाइट बनाई हुई है www.unos.org, और ये हर थोड़े अर्से बाद ऑलमोस्ट डेली ये अपडेट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है। मैंने ये 1-2 दिन पहले विज़िट की, उसके अंदर 1,03,899 पीपल ऐसे हैं जिनको ऑर्गन्स चाहिए। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ये नंबर कहीं बड़ा हो जाता है। ये इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। राइट नाउ जैसे वो कहते हैं 1,03,899 ऑर्गन उनको चाहिए, और उनके पास जो डोनर है वो कितना है, 23,286 डोनर है, और अब तक वो 46,630 ऑर्गन को ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कर चुके हैं। ये जनवरी टू दिसंबर का डाटा है आपके पास 2023 का। अभी इनके पास और डोनर नहीं है, कम है, और इनके पास ट्रांसप्लांटेशन इतनी है।
अब देख लें ऑर्गन डोनेशन होना, हम में से कितने लोग हैं जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, या कभी किसी ने सोचा हो कि भी हम मरने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट कर देंगे, बजाय इसके कि मिट्टी में मिल के ज़ाया होने के बेहतर है कि शायद किसी के काम आ जाए। हम में से कोई भी नहीं सोचता, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ह्यूमन नेचर ऐसी है। तो बट जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, हम चाहते हैं कि कोई भी हो, अगर आप ब्लड की एग्जांपल ले लें, अगर आपको कहा जाए, मीन आप लोग क्लास में, हर क्लास में हमारे पास तकरीबन 50 के करीब, 40 to 50 के करीब स्टूडेंट हैं, अगर हम लोग कहें कि ए ग्रुप चाहिए या बी ग्रुप चाहिए किसी पर्सन को, हम में से कितने लोग होंगे? हार्डली 2 to 3% हो गए, 2 या 3 लोग होंगे हर क्लास में जो अपना ब्लड डोनेट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से मिसकंसेप्शन भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी ब्लड डोनेट करना एक सदका जारी है, मीन वो ब्लड अगले बंदे की बॉडी में जितनी देर रहेगा, आपको हर एक सेकंड, हर एक नैनो सेकंड आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरह मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि अगर आप ऑर्गन डोनेट करने के बारे में सोचें कि अभी नहीं, बट हम दिल कर सकते हैं कि भी मरने के बाद हमारे ऑर्गन किसी को डोनेट कर दिए जाएँ, क्योंकि मरने के बाद हम जानते हैं सब कुछ मिट्टी हो जाना है, अल्लाह ने जो हिसाब लेना है वो हमारा रूह का लेना है। बट कुछ लोगों की इसके अंदर राय है, डिफरेंट उलमा का डिफरेंट इसके अंदर नज़रिया है। कुछ ये भी कहते हैं कि भी डेड बॉडी को जो है ना मस्खर नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक सदका जारिया है कि आपको मरने के बाद भी आपको सवाब मिलना चाहिए। ये आपने सोचना है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। बट ब्लड की तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको ब्लड डोनेट करने का मौका मिले तो बेटा ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। बाकी आप अपना ठीक या गलत खुद जान सकते हैं। ये मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर हम ब्लड देंगे तो हमारा वेट मोटा ज़्यादा हो जाएगा, हमें फलानी बीमारी हो जाएगी। अगर ये बातें होती, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब भी मुझे मौका मिला किसी को, 2-3 बार मैं ब्लड दे चुका हूँ। अगर ब्लड देने से वेट बढ़ता तो सबसे ज़्यादा वेट मेरा होता, मगर ऐसा नहीं है। ये लोगों की बनाई हुई मिसकंसेप्शंस है। आप तो माशाल्लाह बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप लोग जानते हैं कि हर 30 दिन के बाद वो सेल वैसे ही डेड होकर नए बनने होते हैं। अगर आप वो ब्लड किसी को दे देंगे तो आपकी बॉडी उस कमी को पूरा करने के लिए डबल स्पीड से ब्लड बनाएगी और आपकी डेफिशिएंसी विद इन डेज पूरी हो जाएगी। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल ऑर्गन। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास ऑर्गन कम है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब ऑर्गन हमारे पास जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है। इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आता है। हाउ टू फेयरली डिवाइड रिसोर्सेज अराइज अराउंड organ transplantation because there are not enough organ available for everyone who needs one. मीन आपके पास आपको 1 लाख ऑर्गन चाहिए, मगर आपके पास अभी हैं सिर्फ 23,000। मीन यूँ समझ लें कि अभी आपके पास तकरीबन 77,000 ऑर्गन कम है। ऐसा पेशेंट है, आपके पास 1 लाख पेशेंट है और 23,000 ऑर्गन है आपके पास, तो आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी का ऑप्शन वो देते हैं। Theory states there is not one just right way to distribute organ, but rather many ways a person could justify giving an organ to one particular individual over someone else. कि आपने डिसाइड करना है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। अब उसके अंदर वो कहते हैं टू ईच पर्सन एन इक्वल शेयर। ये पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि भी आप हर पर्सन को इक्वल शेयर दें, तो ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड, कि जिसको ज़्यादा नीड है, टू ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू द एफर्ट, उसको दें जो ज़्यादा एफर्ट करता है, जो पीछे लगा रहता है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। सिंपल ऐसे है ना, हम बाज़ारों में भी जाएं तो कुछ बैगर्स होते हैं जो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, आप 10 रुपये सिर्फ उसको इसलिए दे देते हैं कि बस ये जान छोड़ जाए। ठीक है। इक्वल एक्सेस जो पहला कंसेप्ट हम इसमें देखना चाहते हैं इक्वल शेयर का,
Equal Access Board believe that organ transplantation is a valuable medical procedure and worth offering to those who need it. कि भाई ये एक वैल्यूएबल चीज़ है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पैसे नहीं है कि आप दोबारा कमा लोगे, ये एक ऑर्गन है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ये अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल भी वो कहते हैं हर एक के ऊपर इक्वल है। दे आल्सो आर्ग्यू that because the procedure is worthy, everyone should be able to access it equally, कि हर एक को इक्वली दिया जाना चाहिए। To encourage equality in organ transplantation, the equal access theory encourage a distribution process for transplantation organ that is free of biases based on race, sex, income level and geographical distribution from the organ। वो कहते हैं हर एक को इक्वल एक्सेस है। आपने ये देखना ये लड़का है या लड़की है, मेल है फीमेल है, ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, अमेरिकन है, ये महीने का 10,000 कमाता है या ये महीने का 10 लाख कमाता है। आपने ये नहीं देखना ये कहाँ से बिलोंग करता है। इक्वल एक्सेस, इक्वल एक्सेस का मतलब सबको इक्वल राइट है। ये थ्योरी है, ये 3 कंसेप्ट हैं जो कि इक्वल एक्सेस में आते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट। जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है जस्टिस क्राइटेरिया का, वह है मैक्सिमम बेनिफिट। द गोल फॉर मैक्सिमम बेनिफिट क्राइटेरिया इज मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, विच मीन आपने ये चीज़ सबसे पहले नोट करनी है कि जो ऑर्गन का सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कि आप एक ऐसे पेशेंट में उसको इम्प्लांट कर रहे हैं जहाँ पे सक्सेस रेट 30% है, और दूसरी तरफ आपके पास ऐसा पेशेंट है अगर वही ऑर्गन उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे तो सक्सेस रेट आपके पास 70 या 80% होना चाहिए, हो सकता है। तो आप किसको देंगे, पहले पेशेंट को या दूसरे पेशेंट को? इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। मेडिकल नीड। मेडिकल नीड का मतलब है जो ज़्यादा बीमार है उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये एग्जांपल मैंने पहले भी शेयर की। एक पर्सन है जिसके पास 1 हफ्ता है, एक पर्सन है जो किडनी के बगैर 1 साल गुजार सकता है। तो ये कहता है कि भी आप जिसके पास 1 हफ्ता है उसको पहले दो, जो 1 साल गुजार सकता है उसको बाद में दो। Probable success of transplant, giving organ to the person who will be most likely to live in the longest। मीन एक साइड पे आपके पास एक पर्सन है जिसकी एज है 90 साल और एक साइड पे एक पर्सन है जिसकी एज है 40 ईयर्स। तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 90 साल वाला ज़्यादा जिंदा रहेगा या 40 साल वाला? एज बीइंग अ मुस्लिम या थ्योरेटिकली अगर बात करें, हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन ज़्यादा जिंदा रहेगा, मगर मेडिकली अगर देखा जाए तो 90 ईयर ओल्ड का मतलब है कि ही इज़ नियर टू डेथ, बट जो 40 ईयर एज है ही इज़ फुल ऑफ हिज लाइफ। तो वो कहते हैं कि भी आप जो ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है, जिसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, आप उसको दें। People who support the maximum benefit philosophy believe organ transplant are medical valuable procedure and wish to avoid the wasting of organ। जो इस कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं उनका मेन आर्गूमेंट ये है क्योंकि ये ऑर्गन दोबारा नहीं बन सकता, ना ही आप बना सकते, तो उसको देना चाहिए जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, ताकि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ताकि एक वैल्यूएबल एसेट को नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास कुछ एथिकल क्वेश्चन रेज होते हैं। 3 प्राइमरी आर्गूमेंट्स हैं जो कि मैक्सिमम बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, प्रेडिक्टिंग मेडिकल सक्सेस इज डिफिकल्ट बिकॉज अ सक्सेसफुल आउटकम कैन वेरी। कि उन्होंने कहा जी सक्सेस रेट ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये है, आप कैसे पता लगाएंगे सक्सेस रेट ज़्यादा? आप कहते हो एक पेशेंट है 90 साल का और एक पेशेंट है 40 साल का, आपको कैसे पता कि 90 साल में वो अच्छा काम करेगा या 40 साल में अच्छा काम करेगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। इज सक्सेस द नंबर ऑफ ईयर अ पेशेंट लिव्ड आफ्टर अ ट्रांसप्लांट और इज द सक्सेस नंबर ऑफ ईयर द ट्रांसप्लांट ऑर्गन फंक्शन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि आप सक्सेस के आपके लिए है क्या? सक्सेस ये है कि वो कितने ट्रांसप्लांटेशन के बाद कितने साल जिंदा रहता है,
या सक्सेस ये है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो आर्गन कितने साल काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने 40 साल के पेशेंट में वो आर्गन लगा दिया और वो आर्गन 1 साल के बाद ही फेल हो गया, उसको दोबारा से किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई। तो सक्सेस आपकी नज़र में क्या है? ये एथिकल क्वेश्चन है जो इस सिनेरियो में राइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकंड आर्गुमेंट अगेंस्ट मैक्सिमम बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट distributing organ in this way could leave the door open for biasness, lying, favoritism and unfair practices more so than other forms of distribution due to subjective nature of these criteria. आप कहते हो जी मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट के चक्कर में बहुत से लोग फिर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, आपके अंदर बाइसनेस आ जाएगी। बाइसनेस क्या है कि दो लोग हैं, एक मुझे पसंद है एक मुझे पसंद नहीं है। जैसे अक्सर स्टूडेंट भी हमारे कहते हैं कि फलाना बच्चा तो सर का फेवरेट है, सर उसको नंबर ज़्यादा देंगे। ये क्या है? ये बाइसनेस है। ये टीचर की भी बाइसनेस है, ये स्टूडेंट की भी बाइसनेस है। अब वो यही कहते हैं कि बाइसनेस क्या है कि भी आप दो पेशेंट आपके पास हैं, आप उनको देखते हो, एक पेशेंट आपको वैसे ही बड़ा पूरे खिलाफ नज़र आता है, एक पेशेंट थोड़ा सा रूड है, तो डेफिनेटली जो पूरी खिलाफ नज़र आता है आपकी प्रेफरेंस उसकी तरफ, आपका रुझान उसकी तरफ होगा। फेवरेटिज़म, फेवरेटिज़म आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपका फेवरेट हो गया या आपका कोई दोस्त आ गया जिसको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो आपका रुझान, आपकी कोशिश होगी उसको ज़्यादा मिल जाए। तो ये एथिकल क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बेनिफिट के अंदर आते हैं। थर्ड, some ethics argue against using age and maximum life years as a criteria for distribution organ because it devalues the remaining life of older person awaiting a transplant. अब ये अगेन वही एग्जांपल, कुछ लोग यंगर पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। इसका क्या मतलब है? जो ओल्डर पेशेंट है, जो 90 साल का है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। क्या वो पूरी ज़िंदगी बस ट्रांसप्लांट का वेट ही करता रहे? जब भी कोई आर्गन आएगा तो हर बार प्रेफरेंस तो फिर यंगर को ही मिलेगी। और इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है वो जो 90 साल का है वो 20 साल और जी ले, और ये भी हो सकता है जो यंगर पेशेंट है वो 5 साल भी ना जिए। तो ये एथिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको क्या करना चाहिए, आगे कैसे लेके चलना चाहिए। अब हमारे पास चीज़ है कि भी ऑर्गन शॉर्टेज तो है, हम इस बात को मानते हैं। अब ऑर्गन शॉर्टेज के ऊपर जो हमारे एथिकल क्वेश्चन है ज़रा उनको देख लेते हैं। शुड समवन हु हैज़ रिसीव्ड वन ऑर्गन ट्रांसप्लांट बी गिवन अ सेकंड ट्रांसप्लांट? अगर किसी को एक बार ऑर्गन मिल गया है, क्या उसको दोबारा चांस देना चाहिए? और शुड पीपल who have not had a transplant be given priority over those who have already one? अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की गई, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसको किडनी की बहुत ज़रूरत थी, अगर उसको किडनी ना मिलती तो शायद वो विद इन डेज मर जाता। उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई, किडनी ट्रांसप्लांट उसको प्रेफरेंस दी गई। अब वो किडनी उसकी कुछ अर्से के बाद फेल हो गई, अब उसको दोबारा किडनी चाहिए। अब दूसरी तरफ उसका जो वेटिंग लिस्ट में जो बंदा है वो एक ऐसा पेशेंट है जिसको अगर किडनी 1 साल तक या 6 माह तक नहीं भी मिलेगी तो वो चल जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, जो पहला पेशेंट है जो एक बार किडनी ले चुका है, किडनी दोबारा उसी को देनी चाहिए या दूसरे पेशेंट को जो पहले भी वेट करता रहा है, आप दूसरी बार चांस आया, आप उसको क्या फिर वेट करवाना चाहिए? तो किडनी किसको मिलनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे दे देना कि आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। सेकंड, शुड पीपल हुज लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स यूज, ओबेसिटी, डैमेज देयर ऑर्गन बी गिवन ए चांस ऑफ एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? अब दो पेशेंट हैं, एक पेशेंट बड़ा सीधा साधा, ना वो स्मोकिंग करता है, ना ड्रिंकिंग करता है, ना ड्रग यूज़ करता है, उसका लीवर किसी और चीज़ की वजह से, मीन वो किसी फैक्ट्री में काम करता था या कोई ऐसी उसकी हैबिटेट थी या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसका
किडनी या उसका लीवर काम करना छोड़ दिया। बट दूसरी तरफ एक ऐसा पेशेंट है जो ड्रग अब्यूज़ है, या जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से उसने खुद अपनी हरकतों की वजह से अपना लीवर डैमेज कर लिया। अब प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? क्या उसको जीने का हक नहीं है? जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है उसने ज़िंदगी को अपनी तबाह की है, मगर वेटिंग लिस्ट में तो है। उसको भी उतना ही ऑर्गन चाहिए, जिंदा रहने का हक उसको भी उतना ही है जितना बाकियों का है। लाइक अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की बात करें, अमेरिका में चले जाएं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग आपके लिए लीगल है। हमारे पाकिस्तान में ड्रिंकिंग लीगल नहीं है, मगर स्मोकिंग तो लीगल है। अगर पाकिस्तान का ही सिनेरियो लें, एक ऐसा पेशेंट जो स्मोकिंग करता है, एक ऐसा पेशेंट जो स्मोकिंग नहीं करता, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? क्योंकि स्मोकिंग करना कोई क्राइम तो नहीं है। हाँ, स्मोकिंग करना एक अलग चीज़ है, मकरूहात में आती है, इसको माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, मगर क्राइम नहीं है ये। तो क्या आप किसको प्रेफरेंस देंगे? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, शुड suicidal individual be given an organ transplant? What if they attempted suicide in the past but are now currently contemplating suicide? एक ऐसा बंदा जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, वो अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म करना चाहता था पहले, तो क्या उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हम कहते हैं जी, वो कहता है जी हाँ, मैंने पहले सुसाइड की कोशिश की क्योंकि मैं डिप्रेस था, मगर अब मेरे लिए लाइफ के मीनिंग चेंज हो गए, अब मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, अब मुझे चांस दिया जाए। तो क्या आप ऐसे पेशेंट को चांस देंगे या नहीं देंगे? दैट इज द थर्ड एथिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, शुड पीपल हु हैव young children be given an organ transplantation over a single person or an elderly person? Should age and whether or not a person has children even matter? दो पेशेंट हैं, एक पेशेंट है जिसके बच्चे हैं और एक पेशेंट है जिसके बच्चे नहीं हैं, तो किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? एक पेशेंट है जो एजेड है, एक पेशेंट है जो यंग है, उनमें से किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Should people who can't afford expensive anti-rejection drug be passed over for a transplant? Should people who don't have insurance and cannot pay for transplant will be allowed to go on the national waiting list? अब ये बात हो रही है फाइनेंशियल मैटर्स की। अब दो मैटर्स हैं। एक मैटर ये कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करती हैं कि ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। अब एक पर्सन है जो वो जो इम्यूनोसप्रेसिव या एंटी रिजेक्शन ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक पर्सन है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, एक पर्सन है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या करना चाहिए? किसको ऑर्गन देना चाहिए? सेकंड, डेफिनेटली कि एक पर्सन है जिसके पास इंश्योरेंस है, क्योंकि ऑर्गन की तो फी नहीं है, क्योंकि ऑर्गन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेडिकल प्रोसीजर की फ़ी है। मेन हॉस्पिटल में रहेगा, उसका डॉक्टर की फ़ीस होगी, उसके हॉस्पिटल के चार्जेस होंगे, उसके बेड के चार्जेस होंगे, उसके आप कह लें कि भी मेडिसिन के चार्जेस होंगे, और तमाम जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे उसको पे करने पड़ेंगे। अब एक पेशेंट है, मीन ऐसा पेशेंट है जो झोंपड़ियों में रहता है, जिसके पास सुबह को वो रोज़ी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, तो शाम को खाना पकाता है। और दूसरी तरफ ऐसा है कोई अमीर व कबीर है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है, उसकी सारे पैसे कौन कवर करेगा? उसकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। अब इस केस में क्या हमें उस पर्सन को इग्नोर कर देना चाहिए जो कि झोंपड़ी में रहता है? उसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? ये एक नेक्स्ट एथिकल क्वेश्चन है जो हमारे लिए राइज होता है। इसके बाद है, शुड कंडेम्ड prisoner receive organ transplantation? What if they are serving a life sentence without parole? जो लोग कैदी हैं, मुजरिम हैं, क्या उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब
ऐसे पेशेंट जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है और उनकी ज़मानत, पैरोल का मतलब है ज़मानत होना, उनको ज़मानत भी उनकी मंजूर नहीं हो सकती, तो क्या ऐसे पेशेंट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों, आपने इन क्वेश्चंस को रीड करना है और हम इस क्लास के अंदर, जो आपकी डिस्कशन की क्लास हमारी होगी, हम उसके अंदर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Ethical donor organ. If the deceased person organ donation whereas wishes are unknown, the hospital physician or organ procurement organization will approach a family member to obtain consent to remove the organ. हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट अगर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मगर उसने अपनी विश अभी तक जाहिर नहीं की कि मेरा ऑर्गन को डोनेट किया जाए या ना किया जाए, तो उसकी हॉस्पिटल के फिजिशियन, प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिजिशियन उसकी फैमिली मेंबर को रब्ता करेंगे लीगल परमिशन के लिए। अब उसकी पॉलिसी क्या है? उसकी पॉलिसी ये है, अगर उसका स्पाउस है, स्पाउस का मतलब है हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई है, तो स्पाउस उसका लीगल गार्डियन है, वो परमिशन देगा। अगर स्पाउस भी नहीं है, मीन एक मेल पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई, अब उसका कंसेंट लेना है तो किससे लेंगे? उसकी वाइफ से लेंगे। अगर उसकी वाइफ नहीं है तो अडल्ट चिल्ड्रन मीन अगर उसके 3 बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा है और वो बालिग है, अडल्ट है, उससे परमिशन लेंगे। अगर उसके अडल्ट चिल्ड्रन नहीं है, देन उसके पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से। अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, फिर उसके अडल्ट सिबलिंग का मतलब है उसके बहन भाई से, ठीक है? बच्चे नहीं है, आपको है बहन भाई। अगर उसके सिबलिंग भी नहीं है तो फिर कौन है? उसका लीगल गार्डियन कोई ना कोई डेफिनेटली आपका गार्डियन होता है। मीन आपके रेलिवेंट हो सकते हैं, आपके चाहे ताए मामू, कोई भी हो सकता है आपका लीगल गार्डियन, तो आपने उससे परमिशन लेंगे। तो आपके पास ये प्रोसीजर है लीगल परमिशन लेने का। अब हम बात करते हैं कि 5 स्ट्रेटजीज हैं कि आप ऑर्गन डोनेशन को इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम द डिजीज पर्सन। सबसे पहले एजुकेशन, आपने लोगों को ट्रेन करना है कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए और फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, और इसमें डेफिनेटली मरने के बाद ऑर्गन ने ज़ाया ही होना है, बजाय इसके ये किसी के यूज़ में आ सके। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। परज्यूम कंसेंट, कि उनसे कंसेंट ले लेना चाहिए। मैंडेटेड चॉइस, और उनको पूरी चॉइस दी जाए कि ये आपका राइट है, आप चाहें तो दें या आप चाहें तो ना दें। इंसेंटिव्स, कि उसके बदले ये हो सकता है कि उनको क्या इंसेंटिव मिल सकते हैं, जैसे कि आप कह लें कि प्रिजनर्स हैं, अगर कोई प्रिजनर ऑर्गन डोनेशन करता है तो उसके लिए कोई इंसेंटिव डिसाइड किए जा सकते हैं कि उसकी सज़ा कम कर दी जाए, या उसको ये भी एथिकली या मॉरली इंकरेज किया जा सकता है कि आप अपने गुनाहों को इसकी मदद से शायद थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे ऑर्गन डोनेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब हम 2-3 रीसेंट केस स्टडीज़ देख लेते हैं ऑर्गन डोनेशन की, ताकि हम इसके ऊपर एक अच्छी डिस्कशन कर सकें। सबसे पहला केस है चार्ली ग्राड केस, जो 2017 में हुआ। ये एक बेबी है विद अ रेयर जेनेटिक कंडीशन, इन्वॉल्व ए कम्प्लेक्स ethical dilemma about life-changing treatment, parental rights and medical rights. It highlighted the challenge in making decision about the best interest of critically ill patient. चार्ली गार्ड एक बच्चा था जो कि 2016 में पैदा हुआ और स्पेयर माइटोकॉन्ड्रियल डिप्लीशन सिंड्रोम उसको था, और ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर वो खुद बिना किसी एड के ना सांस ले सकता था और ना ही इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता था। अब वहाँ पे उसके पास ये यूके का केस है। यूके में कोई इसकी इलाज की ट्रीटमेंट नहीं थी, मगर अमेरिका के अंदर उनके पास ऑप्शन था कि उनके कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लिए जाएं या उनकी
कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स उसके पे किए जाएँ ताकि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सके। डॉक्टरों ने तो उनको ये सजेस्ट किया कि चार्ली गॉड उस बच्चे को जो है ना डाई विद द डिग्निटी, मीन उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए और इट शुड बी अलाउड टू डाई, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट करवा भी लेंगे तो वो इसकी सफरिंग को क्या होगा मज़ीद इन्हांस करेगा, बल्कि उसकी मुश्किलें कम नहीं करेगा बल्कि मुश्किलें बढ़ाएगा। मगर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि डेफिनेटली पेरेंट्स होते हैं कि भी उसका इलाज हो। उन्होंने कोर्ट में केस किया, बट लंबी प्रोसीडिंग के बाद हाई कोर्ट में अपील की, मगर कोर्ट ने यही फैसला किया कि भी उसको मूव ना किया जाए और डाई विद डिग्निटी का उन्होंने डिसीजन लिया और अल्टीमेटली 2017 के अंदर उसकी डेथ हो गई। मगर इस सारे सिनेरियो में अब एथिकल क्वेश्चन रेज होता है कि क्या वो ठीक किया गया था, क्या उसको कोई राइट नहीं था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का या जिंदा रहने का। ये स्टिल एक डिबेटेबल बात है। सेकंड केस है हमारे पास ह्योंग जीफूज ऑर्गन डोनेशन इन चाइना 2015 में। ह्योंग जीफू report address ethical issue in China organ transplant system, including the controversial use of organ from executed prisoner and offer to reform the system to ensure ethical practices. ह्योंग जीफू एक चाइना का वाइस प्रेसिडेंट था, मीन ये मिनिस्टर वगैरह की पोस्ट पे जैसे होता है। उसने एक रिपोर्ट इशू की कि भी जो प्रिजनर्स हैं और जिनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उनकी ऑर्गन डोनेशन ली जाए और उन ऑर्गन्स को यूज़ किया जाए लोगों की बेनिफिशन के लिए। इस रिपोर्ट के बाद चाइना के अंदर एक एथिकल डायलेमा स्टार्ट हो गया कि क्या एक कातिल का ऑर्गन डोनेट होना चाहिए, उसको ये राइट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये 2015 की रिपोर्ट है। देन NHS इंग्लैंड डिसीजन ऑन HIV पॉजिटिव ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन 2020। NHS England decision on allow organ transplantation from HIV positive donor to HIV positive recipient raise important ethical consideration about informed consent, risk management, and expanding the donor pool. NHS इंग्लैंड ने 2020 के अंदर एक डिसीजन दिया कि एक ऐसा पेशेंट जो HIV पॉजिटिव है उसका ऑर्गन एक ऐसे HIV पॉजिटिव पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मीन एक मेल पेशेंट है जिसको पेशेंट ए है जिसको HIV है, उसकी किडनी फेल हो गई है। अब एक और पेशेंट बी है उसको भी HIV है, तो उसकी किडनी ठीक है। उनके एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाए तो क्या ये एथिकली ठीक है? ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जो हमें फर्दर सोचने में और इस ऑर्गन डोनेशन और एथिकल कंसर्न के ऊपर मज़ीद हमारे पॉइंट को फर्दर बनाएंगे और हमें पता चलेगा कि क्या राइट डिसीजन है और क्या है। अल्टीमेटली हर पर्सन की अपनी सोच है, अपनी राय है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, बट वी हैव टू फॉलो द आवर गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। सो आज के टॉपिक में इतना ही। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं आपने इनको अच्छे से रीड करना है, देन वी विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।